नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस की फिजिक्स के टॉपिक वाइज प्रश्नों की अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें सौरमंडल का भाग नंबर 2 आज करेंगे, जिसमें 20 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहले भाग में 20 प्रश्नों को अपन कर चुके हैं और आज के पार्ट में भी 20 प्रश्नों को करेंगे। इस प्रकार से सौरमंडल के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपने संपन्न होंगे, जो कि निश्चित ही परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी होंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा एक बात काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर प्री रीट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है अपना अभी, ठीक है, तो उसको क्या अभी भी दिया जा सकता है? तो देखिए, वैसे तो ये 18 तारीख को अपन बड़े स्तर पे करवाया था, लेकिन अभी भी आप 30 सितंबर तक कभी भी इसको खरीद करके इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हो। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन आरपीएससी एग्जाम्स विथ ए के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ से आप टेस्ट सीरीज में जा के लेवल 2 साइंस मैथ में जाकर के इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। और वहाँ से आप जो है वो साइंस के 50 जो ऑनलाइन मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवाए गए हैं, जो कि केवल आज के दिन यानी केवल 21 तारीख तक अपन ने उसको 30 रुपये में रखा है। बाकी उसके बाद इसको 50 रुपये में कर दिया जाएगा, तो आप आज ले सकते हैं इसको। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और इसमें अपन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे सौरमंडल से संबंधित। 21वां प्रश्न, वैसे अपना ये पहला प्रश्न इस वीडियो का, वैसे इस टॉपिक का 21वां प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और साथियों, काफ़ी बार ये जो प्रश्न है वो आपका पूछा भी गया है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है। और ऑप्शन आपके सामने इसमें दे रखे हैं। देखिए, पहला है शुक्र तथा मंगल ग्रह के बीच, दूसरा आपका है मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच, तीसरा आपका ऑप्शन है बृहस्पति तथा शनि ग्रह के बीच, चौथा आपका ऑप्शन है बुध तथा शुक्र ग्रह के बीच। तो साथियों, यहाँ पे आपका आंसर देखिए क्या रहेगा इसमें। काफ़ी देखिए, ये जो प्रश्न है ये रीट में नहीं, ये सीटेट में भी ये प्रश्न आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न, अगर सौरमंडल का जो टॉपिक है उसमें अगर सबसे बढ़िया प्रश्नों में से गिना जाए तो उनमें से एक ये प्रश्न है। और इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के जो बीच के जो छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं, या ग्रह नहीं मतलब छोटे छोटे जो पिंड हैं, उनको अपन क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट उन्हीं को कहा जाता है। तो मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच जो होगा वो आपका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु के लिए सही कथन क्या है? एक, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के पास आता है वैसे वैसे इसकी पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है और हमेशा सूर्य से दूर जाने के लिए प्रेरित होती है। 2 है, हेली धूमकेतु के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त है। तीसरा, यह 76 सालों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है। कौन? ये हेली धूमकेतु। ये यहाँ पे हेली धूमकेतु के बारे में बोला गया है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, तारों के संबंध में सही कथन क्या है? यह स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। देखिए, जो सूर्य है वो भी एक क्या है? तारा है। और सूर्य जो है अपनी स्वयं की ऊर्जा, सूर्य जो है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और जो है ये इसमें बार बार जो है वो क्या होता है? विस्फोट होते रहते हैं। इसकी वजह से अपनी स्वयं की ऊर्जा से ये चमकता है, प्रकाशमान होता है ना। और ऊर्जा को उत्सर्जित, प्रकाश को उत्सर्जित ये करता है, तो सही बात है। दूसरा, रात को आकाश के तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा, सूर्य भी एक तारा है जिसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और ये उपयुक्त सभी। तो देखिए, सारी बातें बिल्कुल ठीक यहाँ पे हैं। और ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। 24वां प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? लियो प्रमुख है, ओरियन है, मंदाकिनी है, या कैसियोपिया है? तो देखिए, जो हमारी आकाशगंगा है मित्रों, उसका जो नाम है वो क्या है? मंदाकिनी है। ठीक है, मंदाकिनी। बाकी लियो प्रमुख, ओरियन और कैसियोपिया ये क्या आपके तारामंडल, तीनों की तीनों क्या है? तारा मंडल है आपके। लेकिन जो मंदाकिनी है वो हमारी आकाशगंगा का नाम है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा एक जगह स्थिर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह परिक्रमण गति नहीं करता है, क्योंकि यह परिभ्रमण गति नहीं करता है। परिक्रमण गति क्या होती है? देखिए, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह गति करते हैं उसको परिक्रमण गति बोलते हैं। और अगर कोई ग्रह अपनी अक्ष के चारों तरफ गति करता है उसको परिभ्रमण गति या घूर्णन गति बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, तीसरा है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर स्थित होता है। और 4 है, क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। देखिए, जो
थोड़ा सा और आगे एक और प्रश्न आएगा तारों से संबंधित, उसमें इसको और अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप आंसर ये मानिए, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर होता है, यानी कि ये अपनी पृथ्वी है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, इसके ठीक ऊपर आपका कौन होता है, ध्रुव तारा होता है। इसलिए पृथ्वी घूर्णन गति अपनी अक्ष पे करती रहती है, तो ये जो तारा है ये अपने को यहीं दिखाई देता है, जबकि ये भी गति तो करता है लेकिन ये ठीक घूर्णन अक्ष के ऊपर है, इस वजह से जो अपने को बिना चलता हुआ दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर के नाम से किस तारामंडल को जाना जाता है, सप्तऋषि, कैसियोपिया, ओरियन या लियो प्रमुख। तो देखिए ग्रेट बियर नाम से सप्तऋषि तारामंडल को जाना जाता है। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल को ही ग्रेट बियर जो है वो कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको ग्रेट बियर देखिए क्यों कहते हैं ये भी देख लीजिए। ये जो सप्तऋषि मंडल होता है इसमें 7 तारे होते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, कैसियोपिया, ओरियन और लियो प्रमुख, इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे, वीडियो में प्रश्न आएंगे इनके बारे में, तो इनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। सप्तऋषि जो तारामंडल है उसमें कुल 7 चमकदार तारे होते हैं। ठीक है, और ये जो 7 तारे हैं इस प्रकार से स्थित होते हैं अपने आस पास सातों के सातों कि ये बड़े भालू की रूपरेखा बनाते हैं, एक बड़े भालू की क्या बनाते हैं, रूप रेखा बनाते हैं, इसलिए ग्रेट बियर नाम जो है वो इसको दिया गया है। इसको अर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है अर्सा मेजर, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है अर्सा मेजर नाम किस तारामंडल का है। तो अर्सा मेजर जो तारामंडल है वो सप्तऋषि तारामंडल को ही कहा जाता है। तो सप्तऋषि तारामंडल के मित्रों 2 नाम होंगे आपके, एक तो ग्रेट बियर भी इसको बोला जाता है और एक अर्सा मेजर भी इसको कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, और यह स्पष्ट रूप से गर्मी के मौसम में अमावस की रात को आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। किस भाग में दिखाई देगा, उत्तरी भाग में दिखाई देता है। गर्मी के मौसम में अमावस के दिन ज़्यादा साफ दिखाई देगा, क्योंकि अंधेरा होगा तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए 27वां प्रश्न है कि किस तारामंडल का नाम यूनानी पौराणिक कथा के एक शिकारी के नाम पर रखा गया है। अब देखिएगा साथियों, एक जो आपका जो ओरियन तारामंडल है उसकी जो आकृति बनती है, ओरियन तारामंडल जो है उसमें जो आकृति बनती है, सबसे पहले बताऊंगा ओरियन तारामंडल में 8 तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं, 8 तारे होते हैं। और इन 8 तारों की आकृति मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से आप मान सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति जो है वो यहाँ पे होती है आपकी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये कितने, 1 2 3 4 5 हो गए आपके, और एक 6, एक 7 और एक इस हिसाब से कुछ आपकी आकृति जो है वो, या फिर इस हिसाब से चल के आकृति है आपकी। ठीक है, हाँ ये इस प्रकार से आकृति है। तो इसमें इस प्रकार से भी आगे जो इस तारामंडल को कुछ आकृति इस प्रकार से बनाई जाती है, जबकि इसमें तारे बताए गए हैं 8। ठीक है, तो अभी ये इन्होंने कोने कोने पर गिने, मेरे हिसाब से 8 तारे प्रमुख रूप से इसमें माने गए, हालांकि और भी हो सकते हैं लेकिन 8 तारे प्रमुख रूप से माने गए हैं। और इस प्रकार की ओरियन तारामंडल की जो वो आकृति होती है साथियों। ठीक है, और ओरियन तारामंडल जो उसका नाम जो वो यूनानी पौराणिक कथा के एक शिकारी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ओरियन रहेगा। ठीक है, ओरियन जो है ये सही आंसर यहाँ पे रहेगा। और शिकारी के नाम पे क्यों रखा गया, देखिए एक प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं कि ये आप तीर मान सकते हैं ना, तो ये मतलब आपका एक प्रकार से शिकार करते हुए तीर कमान चलाते हुए अपने को दिख रहा होगा इस प्रकार से। तो ये जो तारामंडल है इसी को अपन ओरियन तारामंडल कहते हैं, और यही इस प्रश्न का सही आंसर भी रहेगा। ठीक है, ये जो तारामंडल है इसको उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ऐसा कुछ नहीं, उत्तरी भाग दक्षिणी भाग, इसको पूरी दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस तारामंडल के 5 प्रमुख तारे अंग्रेजी के अक्षर एम या डब्ल्यू, ठीक है एम आएगा यहाँ पे, एम या डब्ल्यू के आकार के होते हैं, सप्तऋषि, कैसियोपिया, ओरियन या लियो प्रमुख। तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा कैसियोपिया। कैसियोपिया जो तारामंडल है उसके जो अक्षर हैं वो अंग्रेजी के अक्षर एम या डब्ल्यू के जैसे होते हैं। अगर उनकी आकृति को अपन देखें तो ये आपके रहेंगे। और इसमें कैसियोपिया में 5 प्रमुख तारे होते हैं, 5 प्रमुख तारे होते हैं कैसियोपिया तारामंडल में, याद रखिएगा 5 प्रमुख तारे होते हैं।
ओरियन में 8 प्रमुख तारे होते हैं और सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं। याद रखिएगा, सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं। लियो प्रमुख के बारे में भी अपन आगे इस वीडियो में बात ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है वो है, किस तारामंडल के चमकदार तारे मिलकर एक शेर की आकृति बनाते हैं? तो ये लियो प्रमुख ही है। देखिए, लियो प्रमुख के चमकदार तारे जो मिलकर हैं वो एक शेर का आकार बनाते हैं। यह सप्तऋषि के दक्षिण में स्थित होता है, ठीक है। जो सप्तऋषि मंडल होता है उसके दक्षिण में स्थित होता है। कौन? लियो प्रमुख दक्षिण में स्थित होता है, याद रखिएगा। रेगुलस जो है, रेगुलस नाम का एक तारा है जो कि लियो प्रमुख तारामंडल का सबसे चमकदार तारा। अगर पूछ लिया जाए लियो प्रमुख का सबसे चमकदार तारा कौन सा है तो वो रेगुलस है। और ये आपकी कक्षा 8 की पुस्तक में एज इट इज़ ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो बोर्ड की किताबों से प्रश्न आते हैं निश्चित तौर पे। अगर पूछा जाएगा कि रेगुलस जो वो किस तारामंडल का सबसे चमकदार तारा है तो वो लियो प्रमुख रहेगा। आपका आंसर रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, रेगुलस किस तारामंडल का चमकदार तारा है? तो अभी बता दिया मैंने आपको, लियो प्रमुख का है। अगला, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? इसका परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल, इसका अपनी अक्ष रेखा पर 23.5 पॉइंट यानी कि गलत लिख दिए 23.5 डिग्री झुका रहना, और 4 है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो देखिए क्या रहेगा। इसका आंसर सही जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसका अपनी अक्ष रेखा पर 23.5 डिग्री झुका रहना जो है ये कारण है इसके ऊपर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का। अगला अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो अपन जानते हैं, देखिए साथियों, बुध ग्रह जो है उस पर वायुमंडल नहीं है। बाकी शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा सब पर वायुमंडल है, लेकिन बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा जो है उसके ऊपर भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चंद्रमा पे भी वायुमंडल नहीं है, लेकिन अपने को पूछा किस ग्रह पर, जबकि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन 4 नहीं करना आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या अरुण? तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह माने जाते हैं। हालांकि अभी इंटरनेट पर अपन सर्च करते हैं तो शनि ग्रह का नाम भी आता है उसमें, क्योंकि शनि ग्रह के अभी हाल फिलहाल में बताए गए हैं कि शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह खोज लिए गए हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह अभी शनि ग्रह है, लेकिन अपनी बुक्स में बृहस्पति ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको यही लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रमा का अंधकारमय भाग जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता क्या कहलाता है? शांति सागर, अंधकारों का सागर, उत्तरी ध्रुव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये रहेगा शांति सागर, इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, चंद्रमा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण गति लगभग समान है। उपरोक्त सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न, तारे हमें पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? 1, पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर पूर्व से पश्चिम दिशा में नियमित घूर्णन करती है। 2, पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। 3, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऐसा होता है। या चौथा, उपरोक्त सभी के कारण। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा इस प्रश्न का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर। ये मान लीजिए पृथ्वी और ये इसकी अक्ष रेखा है, ठीक है। अक्ष रेखा पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो आपका जो तारामंडल है वो अपने को पूर्व से पश्चिम घूर्णन गति करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। सॉरी, घूर्णन गति नहीं, पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हुए अपने को दिखाई देंगे। कौन? आपके तारे। तारे जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हुए अपने को प्रतीत होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी अक्ष रेखा पर घूर्णन करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सी प्रश्न है। इसके अलावा वो ध्रुव तारा वाला जो था, वो ध्रुव तारा अपने को देखिए पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है, वो स्थिर प्रतीत होता है वो तारा। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो इसकी जो अक्ष रेखा है इसके ठीक ऊपर स्थित है। इसके ठीक ऊपर स्थित होने के कारण ये अपने को ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। बाकी तारे आपको पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ये तारा आपको स्थिर दिखाई देगा। और तारे जो वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको कहीं मैंने पश्चिम से पूर्व लिखा है तो वो गलत है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। शायद नोट्स में ऐसा कुछ लिखवा दिया गया था गलती से।
तो ये करेक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। कक्षा 8 की पुस्तक में ये दिया गया है। अगला प्रश्न चंद्रमा के लिए सही है। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। जब किसी एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होते हैं तो इसे मून ईयर कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 27.5 दिन में पूरा करता है। बिल्कुल सारी बातें सही हैं। तो चंद्रमा के लिए सही है उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न उपभू का क्या अर्थ है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो, या आपका जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से न तो अधिकतम हो न कम से कम हो, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता है साथियों जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो। उप यानी समीप। उप धातु अपन जानते हैं संस्कृत में काम में लेते हैं। उप का अर्थ क्या होता है, समीप होता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो उसको उपभू बोलते हैं, और सर्वाधिक दूर हो तो उसको बोलते हैं अपभू, ठीक है। याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आपका, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। सीरियस है, ध्रुव तारा, अल्फा सेंटोरी है, या निम्न में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अल्फा सेंटोरी, ठीक है। अल्फा सेंटोरी जो है वो आपका सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा जो है वो आपका अल्फा सेंटोरी ही रहेगा। इसको प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसी का दूसरा अल्फा सेंटोरी का दूसरा नाम क्या है, प्रोक्सिम सेंटोरी है ना। प्रोक्सिमा या प्रोक्सिमा भी बोल सकते हैं, प्रोक्सिम भी बोल सकते हैं, सेंटोरी भी इसका दूसरा नाम आपका रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन लुब्धक यानी कि सीरियस जो तारा है, ठीक है, सीरियस ए अपन इसको बोलें अगर तो ज़्यादा सही रहेगा। सीरियस ए जो तारा है वो सबसे चमकीला तारा है। सीरियस ए को अपन डॉग स्टार, ठीक है, डॉग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं। और ये सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा है ये आपका, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी। हाँ जी, सीरियस ए यानी जिसको अपन डॉग स्टार बोलते हैं सबसे चमकीला तारा है, ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर किसका दूसरा नाम है। बता चुका हूँ इस वीडियो में पहले ही, सप्तऋषि को ग्रेट बियर भी कहते हैं और अर्सा मेजर भी इसी तारामंडल को जो है वो कहा जाता है, जिसमें 7 प्रमुख तारे होते हैं। ओरियन में 8 प्रमुख तारे होते हैं। लियो प्रमुख में आपको बताए नहीं गए हैं, किताब में भी देखिए दिए नहीं गए हैं। और कैसियोपिया जो है उसमें 5 प्रमुख तारे का आपको बताए गए हैं, ठीक है साथियों। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और इनकी आकृति की अगर बात करें तो सप्तऋषि की तो आप लोग जानते हैं, इसको अर्सा मेजर भी बोलते हैं, और आपका ग्रेट बियर भी, क्योंकि ये बड़े भालू जैसी आकृति बनाता है। ओरियन जो तारामंडल है उसका नाम आपका जो यूनानी पौराणिक कथा के एक शिकारी के नाम पे इसका नाम रखा गया ओरियन, ठीक है। क्योंकि इसमें जो 8 तारे उनकी आकृति कुछ ऐसी है कि वो एक शिकारी की एक प्रकार से करधनी है, जिसको अपन बोलते हैं एक प्रकार से तीर कमान की आकृति कुछ ऐसी बनती है। इसलिए इसका नाम जो है वो आपका एक शिकारी के नाम पे जो रखा गया, जिसका नाम था ओरियन, जो कहाँ का था, यूनान का था। यूनान की पौराणिक कथाओं का एक शिकारी था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 अगर इस बारे में प्रश्न आता है तो ऑप्शन 2 यानी ओरियन को अपन टिक करते हैं यहाँ पे, है ना। और लियो प्रमुख जो तारामंडल है इसका तो भी W और M आकार का होता है। तो ये आपका ग्रेट बियर है ना, और ये आपका एक प्रकार से ओरियन वाला जो है वो आपका हो जाएगा यूनानी पौराणिक कथा के एक शिकारी के नाम पर नाम हो जाएगा। ये इसमें याद रखना आपको। और 8 इसमें प्रमुख तारे होते हैं, ये ध्यान में रखना है। लियो प्रमुख के बारे में ये याद रखिएगा कि एक सप्तऋषि के दक्षिण में होता है, और एक प्रकार से रेगुलस जो है वो लियो प्रमुख का सबसे चमकदार तारा है, ठीक है। और एक शेर का आकार बनाते हैं लियो प्रमुख जो है, वो एक ऐसा तारामंडल है
लियो प्रमुख के चमकदार जो तारे हैं वो मिलकर के एक शेर की आकृति बनाते हैं। थोड़ी सी ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं इनसे, और ये सारी चीज़ें अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखी हुई हैं। इसी वजह से इन चीज़ों को मैंने आपको बताया है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और बनेंगे भी। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। और इनके नोट्स अभी अपने देखिए, फिजिक्स का मैटर अपना कंप्लीट हो चुका है, तो फिजिक्स के टॉपिक वाइज प्रश्न आपको 2-3 दिन में मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। एप्लीकेशन पे भी देखिए, एप्लीकेशन पर भी आपका डाउनलोड करके PDF निकालने का ऑप्शन है, लेकिन वो पूरा वीडियो तो देखते हो नहीं, इस वजह से आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता। माई डाउनलोड में जा कर के वो PDF शेयर कर सकते हो, वो ऑप्शन आपको दिखता नहीं एप्लीकेशन में। और फिर काफ़ी सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मतलब कैसे मतलब इसको PDF में कैसे लें, ये तो आपने बोला था कि PDF में ले सकते हो, अब निकल नहीं रहा है, जबकि उन्होंने वो वीडियो पूरा नहीं देखा हुआ होता, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो एप्लीकेशन पे भी माई डाउनलोड में जा कर के PDF शेयर कर सकते हो आप, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। PDF को प्रिंट आउट आराम से निकलवा सकते हो। और फिर भी अगर आपको समस्या आती है तो इंस्टामोजो स्टोर पे भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, वहाँ 5,000 रुपये आपके ज़्यादा लगेंगे, बाकी कुछ नहीं है। बाकी वहाँ पे आपको, आप जो ईमेल आईडी डालोगी उसके ऊपर सीधी आपको PDF प्राप्त हो जाएगी, वो तो आप सब लोग जानते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अब इसी के साथ अपनी फिजिक्स के टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। अभी अपन केमिस्ट्री को स्टार्ट बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री में जो बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी के हों, कंप्यूटर के हों, वो सभी को मैंने केमिस्ट्री में ही शामिल कर दिया है। ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक्स के आपको जो वो प्रश्न मिलेंगे, नए टॉपिक हों पुराने हों, सबके प्रश्न आपको मिलेंगे, और बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे, कोशिश यही की गई है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी ऐसे ही शानदार वीडियोज़ आते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्री रीट का एग्ज़ाम आप अभी दे सकते हो। रीट के साइंस के 50 ऑनलाइन टेस्ट आपको मात्र 30 रुपये में आज अवेलेबल हैं, उसके बाद उसकी प्राइस 50 रुपये कर दी जाएगी, वो भी ले सकते हो। तो चलिए साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।